सभी भाइयों बहनों का स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, जो कि पूछे जाएंगे लखनऊ मेट्रो में और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नोएडा मेट्रो के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर उससे पहले जो बच्चे नए आए हुए हैं और जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उनको बता दूं इस चैनल पर मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से, तो वो मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चाहे वो इसरो हो या वो डीआरडीओ हो। ठीक है, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का पेपर लेती हैं और जॉब देती हैं, तो उस तरीके के मैं क्वेश्चन पेपर लाता रहता हूँ और उनके बेसिक्स और अपनी जो मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है उस ट्रिक से और जो एनिमेशन है उससे आपको समझाने की बहुत इजी तरीके से, मतलब आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके माइंड में जो नॉलेज है वो एक तरीके से स्टोर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि वीडियो आती रहती है। ये क्लास 4 है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन मिलेगी तभी आपको वो जो वीडियो है जो कंटेंट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज क्लास 4 है और क्लास करते हैं स्टार्ट। जैसे कि बाकी की हमने 39 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज 30वां क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज 30वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज डीसी इनटू डैश वोल्टेज एसी पावर सप्लाई पावर। ठीक है, तो इन्वर्टर बताना है, वो इन्वर्टर के अंदर वो सर्किट बताना है जो हमारे कम पावर मतलब लो डीसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज एसी, मैंने आंसर खुद ही बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वो हाई वोल्टेज एसी में होता है। जैसे कि बैटरी लगी रहती है हमारी 24 वोल्ट की। अभी मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। बैटरी हमारी लगी रहती है, किसी में 12 वोल्ट होती है, ठीक है, किसी में 24 वोल्ट होती है। बैटरी मैंने बता रखी है आपको कौन सी लगती है, लेड एसिड बैटरी लगती है। अब जो ये बैटरी है ये लो पावर की होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो कम होता है और एम्पियर ज़्यादा होता है, इसलिए ये लो वोल्टेज हो जाती है। अब क्या करता है हमारा जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, इसको 12 वोल्ट से 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करता है, जिससे आपके होम्स अप्लायंस हैं वो वर्क कर सकें। और ये किस केस में होता है, जब आपकी लाइट कट ऑफ हो जाती है उस केस में होता है। ठीक है, तो इसका हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज एसी में ये कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये देख सकते हो आप, हाई वोल्टेज इसका राइट आंसर है। ये एसी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से एसी फ्रिक्वेंसी है। ये रेक्टिफायर ब्रिज है। एक सेकंड, ये रेक्टिफायर ब्रिज है। 4 डायोड का रेक्टिफायर ब्रिज होता है दरअसल, मगर जब इन्वर्टर में बनाते हैं तो उसमें 6 डायोड लगाते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल प्योर चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये डीसी है, ये इन्वर्टर है जो कि इन्वर्ट करेगा। यहाँ पर डीसी हो गया। अब यहाँ पर आप, यहाँ पर इस जगह चार्ज करने के लिए बैटरी हो सकती है आपकी। ठीक है, अब वही बैटरी इन्वर्टर को करंट देगी और वोल्टेज देगी, जिस वजह से इन्वर्टर क्या करेगा, उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके मोटर या वगैरह जो भी होम अप्लायंस हैं वो चालू हो जाते हैं, वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एसी घर में आता है और उससे बैटरी चार्ज होती है, वो क्या रिएक्टिफायर की वजह से होती है। और बैटरी स्टोर होने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, जो कि लेड एसिड बैटरी होती है। और हमारे इन्वर्टर क्या करता है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो डिवाइस बताइए जो हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो उसका नाम हो जाएगा इन्वर्टर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक ही एग्जांपल मैंने ये दे रखा है आपके लिए होम इन्वर्टर का। ठीक है, कैसे वर्क करता है। ये हमारी एसी फ्रिक्वेंसी आई, इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, फिर ये हमारा दोबारा एसी में, हाई फ्रिक्वेंसी एसी में कन्वर्ट होके चला जाएगा आगे की ओर। ठीक है,
तो ये एनिमेशन मैंने आपके लिए डाला है ताकि आप इजी तरीके से समझ सको। ये सोलर पैनल लगे हुए हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये सोलर पैनल से चलता है, ठीक है, और एक ये ट्रांसमिशन लाइन आ रही है घर पे। तो ये सोलर, इसमें जो सोलर पैनल वाला इन्वर्टर होता है या चार्जर होता है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, क्योंकि उसमें यहाँ से आने वाला एक रेक्टिफायर लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ से जाने वाला ये डीसी जो जाएगा वो हमारा बैटरी में स्टोर हो जाएगा, फिर वही डीसी हमारा एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन्वर्टर भी लगा रहता है। तो ये थोड़ा अलग तरीके का इन्वर्टर होता है जो हमारा सोलर पैनल में यूज़ होता है। सोलर पैनल और डायरेक्ट जो ट्रांसमिशन लाइन आती है, मेंस लाइन आती है, उसके लिए। बाकी ये एनिमेशन मैंने आपके लिए डाल दिया है ताकि आप थोड़ा बढ़िया से समझ सको। अब 31 क्वेश्चन है हमारा, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस आईसी, ठीक है। इनमें से कौन सी सीमोस बैटरी का मतलब जो वो एक्सपेंड जो वर्ड है वो क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है एक तरीके से सीमोस आईसी की। तो सीमोस आईसी की बात करें, पहले ऑप्शन नेग्लेक्ट करके देखते हैं, नन ऑफ दीज को छोड़ के सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड स्विच, ठीक है। जब आईसी की बात होती है तो ये स्विच नहीं होगा, एस की जगह स्विच नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आईसी की बात हो रही है तो उसमें स्विच कहाँ से आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आईसी, ठीक है। काउंटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आईसी, काउंटर मेटल क्या होता है, ये काउंटर मेटल तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। नन ऑफ दीज को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये वो मेटल्स होते हैं जिनसे आईसी बनाई जाती हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा हीट पे भी, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर लेती हैं। आपने देखा होगा आपका फ़ोन होता है या कोई भी डिवाइस होता है या लैपटॉप होता है, जब उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हीट हो जाता है, मगर फिर भी वो वर्क कर रहा होता है। वो इसलिए वर्क कर रहा होता है क्योंकि उसमें हाई जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर वर्क करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जिस वजह से वो लॉन्ग पीरियड के लिए भी काम कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, आईसी। चलते हैं, इस तरीके की आईसी जो दिखती हैं आपने देखी होंगी, दरअसल इस तरीके की भी होती हैं, एसएमडी टाइप की भी होती हैं जिसको एसएमडी मशीन से माउंट किया जाता है, ठीक है। अब 32 क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आईसी इज यूज्ड फॉर नैंड गेट, नैंड गेट के लिए कौन सी आईसी यूज करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं तो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, 7400 आईसी होती है, ठीक है, 7400 आईसी होती है। ये किस लिए यूज होती है, नैंड गेट के लिए यूज होती है। कहाँ पर है 7400, ये रही, ये नैंड गेट के लिए यूज होती है, ठीक है। अब नैंड गेट की बात करें तो किस तरीके से वर्क करता है, ये मैंने एनिमेशन डाल रखा है। जब 0 1 होगा, 1 और 0, तो यहाँ पर आउटपुट आप देखना, 1 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 आउटपुट हो जाएगा, अगर 1 0 है तब भी 1 आउटपुट हो जाएगा। 1 1 की कंडीशन पे जब हाई दोनों सिग्नल होते हैं तो आउटपुट हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल है, इसको काट देना, ये अलग लैंग्वेज में है, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल है हमारी, ठीक है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आपके बेहतरीन समझने के लिए, मतलब आपके नॉलेज में ढंग से आए और आपको समझ में ढंग से आए, तो इस वजह से मैंने एनिमेशन डाल रखा है, आप देख लेना इसको, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं उसका जो भी आंसर है या आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से ये आईसी दिखाई देती है, 14 पैरों की आईसी होती है, मतलब 14 टर्मिनल होते हैं इसमें, ठीक है। 7400 होती है, सॉरी ये मैंने 7403 डाल दी है, 7400 होती है, यहाँ पर 0 आएगा, ये दूसरी आईसी डाल दी, इमेज दूसरी आईसी डाल दी। इस तरीके से आईसी दिखाई देती है। ये हमारा नैंड गेट हो गया, ठीक है, ये हमारा नैंड गेट हो गया। इनपुट और आउटपुट यहाँ से हमारे इसमें, हाँ ये भी पूछ सकता है कि इसमें आउटपुट कितने होते हैं, इनपुट कितने होते हैं। इनपुट हमारे 2 होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और आउटपुट कितने होता है, सिंगल एक आउटपुट होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये देख सकते हो। हाँ, इसमें ये भी पूछ लेता है कि उसमें जो आईसी होती है 7400 नैंड गेट के लिए, उसमें टोटल कितने नैंड गेट्स होते हैं।
इसमें कितने आईसी में देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये IITI का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और जो इसरो का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि जो आईसी होती है हमारी, जैसे नैंड गेट की है आईसी हमारी, उसमें कितने गेट होते हैं अंदर आईसी के अंदर। तो आईसी के अंदर कितने गेट होते हैं, 1 2 3 और 4, 4 गेट होते हैं आईसी के अंदर हमारे, ठीक है। ये याद रखना है पॉइंट, या तो इसे लिख लिया करो या तो दोबारा वीडियो देख लेना तो समझ में बेहतरीन आ जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। अब चलते हैं 33वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसको ट्रिमर रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी सारे हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि ट्रिमर वाले को हम पेचकस से उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी सारे हमारे कार्बन कंपाउंड रजिस्टर हो गया, ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर हो गया, फिल्म रजिस्टर हो गया, यानी कि ऑल ऑफ दीज हैं, ये हमारे सभी के सभी हैं, और सबों की फोटो मैंने ये डाल रखी है। कार्बन फिल्म हो गया, मेटल फिल्म हो गया, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये 2 वाट 1 वाट हाफ वाट का भी होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड फिल्म का। और ये वायर बाउंड रजिस्टर होता है, ये अब खैर यूज़ में नहीं लिया जाता, ये यूज़ में इन्वर्टर में होता है। जो पहले इन्वर्टर आया करते थे उनमें ये यूज़ होता है, ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर। ये हाई वाटेज के लिए होता है, जहाँ पर बड़े बड़े इन्वर्टर होंगे ना तो वहाँ हाई वाटेज के लिए ये बड़ा वायर बाउंड रजिस्टर लगाया जाता है। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लॉस दैट एक्वायर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कितने तरीके की लॉस देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। तो आयरन लॉस, एयर लॉस, कॉपर लॉस, या दोनों, आयरन लॉस या कॉपर लॉस। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है मेनली 2 चीज़ों से बना रहता है, आयरन और कॉपर, ठीक है। तो एयर इसका गलत आंसर हो गया, ठीक है। जब चीज़ 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है तो जाहिर सी बात है दोनों ही चीज़ों का लॉस होगा, ठीक है, अगर उसे यूज में लिया जाता है। तो आयरन और कॉपर दोनों का ही लॉस होता है इसमें, ठीक है। ये आयरन और कॉपर दोनों का ही लॉस होता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें और भी तरीके की एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, जो इसकी कंघी टाइप की, जो इसमें हम आयरन लगाते हैं ना, यूँ कंघी टाइप का एलिमिनेटेड, ये इस तरीके की जो लगाते हैं, आपने देखा होगा जब ट्रांसफार्मर खोला होगा, छोटे छोटे जो आते हैं 12 वोल्ट के कॉलेजों में, तो उसको आपने खोला होगा तो इस तरीके की पत्ती लगाई जाती है और ये बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है। ये तो ये इसलिए ही छोड़ दी जाती है जो कि जो हमारा एडी करंट लॉस है वो कम से कम हो, जिससे जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़े। एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा काम करेगा। अगर एफिशिएंसी कम होगी तो उसमें हम करके एक साउंड आता है, हम धीमे धीमे साउंड आता है और वो हल्का सा वाइब्रेट भी करता है, ठीक है। अगर ये पत्ती लूज हुई तब भी हम साउंड आता है। और ये पेपर में पूछा गया है कि जब जो इसकी लेमिनेटेड कोर होती है अगर वो हल्का सा लूज हो जाए या हल्का सा मतलब उसके बीच में गैप आ जाए तो किस तरीके का साउंड आता है, तो वो हम करके साउंड आता है, जैसे लिखते हैं ना हम यूं करके, इस तरीके का साउंड आता है, ठीक है। बाकी एक ये भी तरीका होता है बनाने का ट्रांसफार्मर, जो कि यूज में देखा नहीं है मैंने, कई बार इसको कई जगह देखा नहीं है वैसे, ठीक है, किताबों में ही देखा है। तो इस तरीके से यूज में होता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। ये कोर हो गया हमारा, प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। इसको पलट के भी यूज कर सकते हैं, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी, सेकेंडरी की जगह प्राइमरी। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना उसमें टर्न्स कम होते हैं और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्न्स ज़्यादा होते हैं, मतलब जो तांबे का घुमाव है वो ज़्यादा होता है जो सेकेंडरी टाइप है, और जो प्राइमरी में है उसमें कम होते हैं। अगर वो स्टेप अप है, यानी कि स्टेप अप का मतलब ऊपर लेके आ रहा है, करंट को कम से ज़्यादा से कम कर रहा है, मतलब जो कम है हमारा उसको ज़्यादा कर रहा है, तो स्टेप अप कर रहा है, वो करंट को ज़्यादा कर रहा है, वोल्टेज को ज़्यादा कर रहा है हमारे, ठीक है। तो ये स्टेप अप हो गया। और ये जो अभी मैंने बताया है कि कम से ज़्यादा कर रहा है,
स्टेप अप है, स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग जो टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स ज्यादा होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये बता रखा है कि हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स, किस तरीके से वर्क्स करता है। ये दो कॉइल हैं, एक कॉइल एरी, एक कॉइल एरी, और ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एसी जनरेटर है जो कि जनरेट कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मर है जो कि स्टेप स्टेप, अब इसमें जो कॉइल है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये स्टेप अप है, स्टेप अप है ट्रांसफॉर्मर। इस साइड 5 टर्न्स हैं, इस जगह 6 टर्न्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप अप कर रहा है ट्रांसफॉर्मर। और ये जो ये इसके रिंग बन रही है ये करके, एक सेकंड में इसको क्लीन करूँ थोड़ा तब समझाता हूँ आपको। जो ये रिंग बन रही है, जो इस तरीके की जो ये रिंग बन, एक सेकंड यार ये कलर चेंज करना पड़ेगा। अभी भी ये जो रिंग बन रही है ना, ये इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। जब करंट किसी कॉइल के अंदर से फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे में जाता है, जिस वजह से उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जिस वजह से उसमें करंट बनता है। करंट बनने से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रवाह करने लग जाते हैं, मतलब बहने लग जाते हैं। तो इसलिए इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है, ये आइसोलेटेड रहता है, ठीक है। इनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, दोनों कॉइल अलग अलग होती हैं, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर करंट पास ऑन हो जाता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है। अब है 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ यूपीएस कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर। यूपीएस के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ जिससे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपने कई बार ये क्वेश्चन किया होगा और ये प्रोजेक्ट भी बनाया होगा अपने कॉलेज में, ठीक है। तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है और ये काम हमारा सिर्फ रेक्टिफायर करता है। कौन करता है? रेक्टिफायर। तो अभी देखते हैं, राइट आंसर हमारा रेक्टिफायर है। और इस तरीके से आप देख सकते हो ये साइकिल यहाँ जाता है, जैसे ये हमारा सिग्नल जनरेटर है जो एसी सिग्नल जनरेट करेगा, और उसी तरीके से इसको कहते हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर। फुल ब्रिज रेक्टिफायर ये लिखा, ठीक है। फुल ब्रिज रेक्टिफायर में हमेशा 4 डायोड का यूज होता है, 1 2 3 और 4। और फुल ब्रिज रेक्टिफायर में एट अ वन टाइम 2 डायोड हमारे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस वजह से इसमें जो फ्रिक्वेंसी बनती है वो हमारी, अगर इधर 50 हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी हमारी, तो यहाँ पर हमारी जो फ्रिक्वेंसी होने वाली है वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। अब क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर 50 हर्ट्ज है, 25 हर्ट्ज है ना, तो यहाँ पर वो 50 हर्ट्ज हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फुल ब्रिज रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, एट अ टाइम 1 काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है। और हाफ वेव की बात करें रेक्टिफायर की, तो इसमें एट ए वन टाइम इसकी फ्रिक्वेंसी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से बनती है। जब करंट पॉजिटिव होगा तो ये फ्रिक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी बनने के बाद जब करंट नेगेटिव होगा तो यहाँ पर करंट जीरो है, जो वोल्टेज होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। और जैसे ही वो पॉजिटिव में आएगा फिर ये उठेगा, और फिर जैसे ही वो नीचे पहुंच जाता है ना यहाँ पर, वैसे ही ये ऐसे लाइन आ जाएगी, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा वैसे ही ये, ठीक है। अगर ये 50 हर्ट्ज है तो ये भी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ।
तो उस तरीके से ये आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। और हाफ वेव में ये याद रखना है आपको कि एक ही डायोड यूज में लिया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज में लिया जाता है, ठीक है। फुल वेव, अब जो पॉइंट है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हाफ में 1 डायोड यूज होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज अगर लग जाता है तो उसमें ब्रिज लगेगा, ब्रिज से आपको ध्यान में रखना है 4 डायोड काम करते हैं, और एट ए टाइम 2 डायोड काम करते हैं, मतलब एक समय में 2 डायोड काम कर रहे होते हैं। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू ट्रांसफर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में ट्रांसफार्मर में क्या अंतर रहता है और किसको क्या कहते हैं। हाई वोल्टेज की बात करें, अगर हाई वोल्टेज की बात करें तो हाई वोल्ट से लो वोल्टेज की बात करें, क्योंकि लो वोल्ट से हाई वोल्ट में बता चुका हूँ, और हाई से लो की बात करता हूँ मैं। अगर हाई की लो की बात करूँगा, जो ट्रांसफार्मर होता है जैसे कि उसमें बना हुआ था, यहाँ पर टर्न ज़्यादा होंगे और यहाँ पर टर्न कम होंगे, तभी ये यहाँ पर लो वोल्टेज होगा और यहाँ पर हाई होगा, ठीक है। हाँ, ये इनपुट हो गया हमारा और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अब बात को समझना है थोड़ा ध्यान से। जब हमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करना होगा, जो हाई वोल्टेज होगा वहां पर टर्न ज़्यादा हो जाएंगे और लो वोल्टेज की जगह कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर लो से हाई करना हुआ तो ये मैं बता चुका हूँ, अगर हाई से लो करना हुआ, हाई जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर टर्न ज़्यादा हो जाएंगे, जहाँ पर लो हो जाएगा वहाँ पर टर्न कम हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट यूज करना है। अगर यहाँ पर लो है, मैं बेसिक फंडा बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं घुसेड़ रहा, बस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ ताकि आप जो आंसर है उसको टिक कर सको, ठीक है। लो में क्या कहेंगे, जो टर्न्स है हमारे, जो टर्न है वो भी लो हो जाएंगे, ठीक है। और हाई में क्या होंगे, जो हमारे टर्न है वो हाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर पहले लो है बाद में हाई है तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप अप, एक सेकेंड, तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। स्टेप अप, ठीक है। अगर पहले हाई हुआ बाद में लो हुए, टर्न की बात कर रहा हूं मैं, ये टर्न की, ठीक है। पहले हाई हुए बाद में लो, हाई से लो हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, हाई से लो की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डाउन, इसको डाउन याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप लगा देना है, स्टेप डाउन, तो आपको इजीली तरीके से याद रहेगा, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसने की जरूरत नहीं होगी। जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा आती भी नहीं है और ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो वो इस तरह की बेसिक फंडे से याद कर सकता है। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है तो वो डाउन हो जाती है, और कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो वो अप हो जाती है, ठीक है। जैसे ही टर्न कम से ज़्यादा होंगे तो वो अप हो जाएगा, और जैसे ही टर्न ज़्यादा से कम होंगे तो वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक फंडा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे लो है उससे उसे हाई किया जा रहा है, मतलब जो हमारे टर्न है वो लो से हाई हो रहे हैं। अगर लो से नीचे से ऊपर उठ रहा है कोई चीज़ तो अप होगा उसमें, ये दिखा, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों देख सकते हो, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन, दोनों की मैंने इमेज डाल दी है, दोनों को ढंग से देख सकते हो। इसमें वाइंडिंग देखना होता है, ये वाइंडिंग देख लो, वाइंडिंग यानी कि कॉइल, ठीक है, ये कॉइल आप देख सकते हो। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जो भी समझ में ना आए, जितना भी पॉइंट समझ में ना आए, मेरे को कमेंट कर देना, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं समझा रहा हूँ और आपके समझ में ना आए, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। क्योंकि मेरे को वही समझाना है, उस तरीके से समझाना है जिस तरीके से आपको समझ में आए। और ये हमारा 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट। अगर आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा तो उसमें आप पहचान लोगे कि इसमें से कौन सा है जो लॉजिक गेट नहीं है। एक नॉर गेट, ये लॉजिक गेट होता है,
और भी होता है, और से ही नॉर बनता है, ठीक है भाई। नैंड गेट होता है, एंड से नैंड बनता है, ठीक है। ये ओम हमारा कोई भी लॉजिक गेट नहीं होता। अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा होगा तो ओम जो है वो आपका लॉजिक गेट नहीं होता। बाकी सभी के मैं जो इसके सिंबल हैं वो मैं बना देता हूँ। ये अभी मैं और का बनाता हूँ, ठीक है। और का कुछ इस तरीके से होता है, एक सेकेंड, इस तरीके से। और का कुछ इस तरीके से होता है। ये दो इनपुट हो गए और एक आउटपुट हो गया, ठीक है। अगर हम नॉर की बात करें, और एन का मतलब मैंने बता दिया था, एन का मतलब होता है नॉट, इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। और नॉट कैसे बनता है? नॉट बनता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। ये नॉट होता है हमारा। ये क्या करता है? इसको हम नॉट को इन्वर्जन भी कहते हैं। नॉट को इन्वर्जन भी कहते हैं। इन्वर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्वर्स कर देता है। यहाँ पर 1 सिग्नल आ रहा होगा तो यहाँ पर 0 कर देगा, यहाँ पर 0 आ रहा होगा तो यहाँ पर 1 कर देगा, ठीक है। तो इन्वर्जन का काम करता है। नॉट का मैंने मतलब बता दिया, ठीक है। अब क्या करेगा हमारा ये, और तो वैसे की वैसी बन जाएगा। बाकी दो ये इनपुट हो गए। अब जो ये एन क्या करेगा, जो भी सिग्नल यहाँ पर आ रहा होगा, जो भी आउटपुट में आ रहा होगा, उसको इन्वर्स कर देगा, इन्वर्स कर देगा, यानी कि नॉट का साइन हम लगा देंगे। ये नॉट हो गया हमारा। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है और में और नॉर में। जो भी यहाँ पर आउटपुट आ रहा होगा उसको ये इन्वर्स कर देगा, ठीक है। अगर बात करें एंड की, अगर बात करते हैं एंड की, तो इसका जो सिंबल होता है इस तरीके से बनता है, थोड़ा सही नहीं बना, डी टाइप का बनता है, ठीक है। ये दो इनपुट हो गए, ये एक आउटपुट हो गया। अगर हम नैंड की बात करें, नैंड मतलब, एन का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया बिल्कुल। एंड का मतलब होता है इन्वर्जन, यानी कि उसका उल्टा कर देगा जो भी आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंड बनाता हूँ तो यहाँ पर एक नॉट लग जाएगा जो उसको इन्वर्स करने का काम करेगा, और यहाँ पर दो, ये हमारे इनपुट हो गए, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। बस और चलते हैं। नॉट मैं बता ही चुका हूँ, नॉट ये हो गया आपका, ठीक है। चलते हैं आगे। ये ओम जो है हमारा कोई भी लॉजिक गेट नहीं होता। अब आज तक, अभी तक यहीं तक, ठीक है। क्वेश्चन यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जो समझ में ना आए कमेंट करो, और अपनी जो भी बताना चाहते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, उस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, और ये आप इस तरीके से समझाइए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जो भी आपके सजेशन है वो बताइए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और बात, पेपर नज़दीक हैं तो जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी कीजिए, और जितना हो सके उतना जो क्वेश्चन है वो लगाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ट्रेड के जो क्वेश्चन हैं वो लगाइए, ठीक है। जिससे आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके समझ में आएंगे। वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको, मगर फिर भी आप अपनी एक नॉलेज में क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन देखने का तरीका, और उसको अटेम्प्ट करने का तरीका, और उसकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से कौन से क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करने हैं, तो वो सारा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से इन्होंने कुछ बताया तो नहीं है, मगर जैसा कि अनुमान रहा है कि 75 या 45 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल ट्रेड से पूछे जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल ट्रेड से पूछे जाते हैं। बाकी आपका इंग्लिश, मैथ यानी कि एप्टीट्यूड, और जनरल रीजनिंग हो जाता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी देख लेना, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। जय हिंद, जय भारत।